अध्याय 30 अप्रत्याशित लाभ। रात के अंधेरे में इन्फिनिट ट्रेन एक यांत्रिक दानव की तरह घाटी की पटरियों पर खामोशी से खड़ी थी। तीसरे डिब्बे के अंदर राघव की आंखें हल्की चमक रही थीं, क्योंकि वह अपने यांत्रिक मरम्मत मैकेनिकल रिपेयर कौशल को सक्रिय कर रहा था और पिछले रैंप और साइड के कवच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस बीच पूनम एक फर्स्ट एड किट का उपयोग करके राघव के हाथों और चेहरे के घावों को साफ करने में लगी थी, जिसे उन्होंने ओएसिस कॉनॉय से इकट्ठा किया था। राघव अचानक रुक गया। उसकी आंखें सदमे से भर गईं क्योंकि वह अपने सामने की हल्की स्क्रीन को घूर रहा था। उसके गुण और कौशल निपुणता ने एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई थी। वर्तमान यांत्रिक हृदय स्तर LV.1 310/500। नोट: यांत्रिक हृदय को स्तर अप करने से विशेष कौशल पुरस्कार मिलते हैं। LV.3, LV.6 और LV.9 पर यह एक रहस्यमय जागरण को अनलॉक करता है। मूल गुण: ताकत LV.14750, गति LV.11650, रक्षा LV.02830। वर्तमान मूल कौशल: यांत्रिक भक्षण LV.2850, यांत्रिक निर्माण LV.1112/300, यांत्रिक स्कैन निष्क्रिय, यांत्रिक मरम्मत निष्क्रिय, यांत्रिक संचालन निष्क्रिय। विशेष कौशल: विंड कैनन LV.16610, बर्फ की ढाल LV.11810। यांत्रिक चीज को खाए बिना मेरे गुण कैसे बढ़ गए? राघव ने हैरान होकर बुदबुदाया। लड़ाई के बाद उसकी विंड कैनन 25 से 66 निपुणता पर पहुंच गई थी, जबकि बर्फ की ढाल, जिसने एलेक्स के साथ उसकी लड़ाई के बाद पहले 5 अंक प्राप्त किए थे, अब 12 अंक बढ़ गई थी। हालांकि यह समझ में आता था कि मजबूत दुश्मनों से लड़ने पर ज्यादा लाभ होता है, लेकिन उसके मूल गुणों में अप्रत्याशित वृद्धि ने उसे उलझन में डाल दिया। पहले गुणों में वृद्धि केवल यांत्रिक भक्षण के माध्यम से प्राप्त पुरस्कार थे। फिर भी आज रात उसकी ताकत में 14 अंक, गति में 7 अंक और रक्षा में 8 अंक की वृद्धि हुई थी, जो 4 बड़े फ्रीजा खाने के बराबर था। क्या चल रहा है? आश्चर्यचकित और खुश, राघव ने इस विसंगति पर विचार किया। मैंने पहले इतने सारे ज़ोंबी मारे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे गुणों को नहीं बढ़ाया। वह गहरी सोच में डूब गया। क्या ये हो सकता है कि इन भयानक जीवों को मारने से शक्ति में वृद्धि होती है? ये सबसे संभावित स्पष्टीकरण लग रहा था। उसे दादा बादल पर काला कनखजूरा, फर्नीचर स्टोर में सफ़ेद मानवीय विशाल और अब विशाल लाल कीड़ा याद आया। उसने पहले 2 को नहीं मारा था, लेकिन आज रात उसने आखिरकार उसे मार गिराया। एक आह भरते हुए राघव ने इस पर ज्यादा न सोचने का फैसला किया। लाभ न होने से तो लाभ होना बेहतर था। उसके वर्तमान गुणों से ताकत और रक्षा दोनों स्तर अप के करीब थे, एक ठोस सुधार जिसने उसकी युद्ध क्षमता को बहुत बढ़ाया। दूर घाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर भोपाल शहर ध्रुवीय रात में डूब गया था। अंधेरे में शहर की सड़कें और कोने ज़ोंबी और भयानक जीवों से भरे हुए थे। रेडियो तरंगें शांत हो गई थीं। ऊपर विशाल बादल के आवरण के भीतर एक विशाल तैरता हुआ शव कांप उठा। बादल बिखर गए, जिससे उसका विशाल रूप सामने आया, जैसे कोई पहाड़ तारों को ढंक रहा हो। अचानक पूरे शहर में ज़ोंबी बेचैन हो गए और अनगिनत छिपे हुए जीव दहाड़ने लगे। काले खून की धुंध उनके शरीरों से जबरदस्ती खींची गई, एक अजीब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के नीचे जमा हो रही थी। जैसे कि आसमान पलट गया हो, ज़ोंबी एक साथ ढह गए, जैसे कटे हुए खेत में अनाज गिरता है। एकदम घोंटने वाली मौत की आभा ने पूरे शहर को ढंक लिया। फिर महाद्वीप के आकार का तैरता हुआ शव धीरे धीरे पूर्व की ओर मुड़ा और चलने लगा। एक रात की मरम्मत के बाद राघव ने तीसरे डिब्बे को हुए ज्यादातर नुकसान को ठीक कर दिया था। उसने टूटे हुए हिस्सों को स्टील प्लेटों से ठीक कर दिया, जिससे डिब्बा फिर से काम करने लायक हो गया। थकान ने अपना असर दिखाया था और जब वह आखिरकार अपनी आंखें फिर से खोली तो वह पूनम के उसे जगाने पर था। राघव, राघव! अपनी आंखें खोलते हुए उसने पूनम की उज्ज्वल उत्साहित नजरों को देखा। उजाला हो गया, उसने चिल्लाया, उसका हाथ पकड़कर और उसकी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए। देखो! राघव ने अपनी नजरें केंद्रित की, खिड़की से आती सूरज की रोशनी को महसूस किया। उसकी घड़ी में शाम के 4:26 हो रहा था, उम्मीद से 1.5 घंटा पहले। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और नींद तुरंत गायब हो गई। हम पिछली रात कितनी दूरी तय कर चुके हैं? उसने पूनम से पूछा। 400 किलोमीटर से ज्यादा। अगर ओडोमीटर सही है तो हम आरामबाग शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं। राघव पास के सोफे की तरफ मुड़ा और किकी को देखा, जो पहले से ही जागी हुई थी और एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ आलती पालती मारकर बैठी थी। उसने उसे हाथ हिलाया। अब तुम बेहतर हो? राघव ने पूछा। हाँ, एक अच्छी रात की नींद के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। किकी पूरी ऊर्जा से मुस्कुराए। राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बांधना भूल गया। किकी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह तनाव में आ गई। अरे, मैंने कल तुम्हारी जान बचाई।
तुम अभी भी मुझे बांधने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें बांधने की जरूरत नहीं है, राघव ने गंभीरता से जवाब दिया। पिछली रात तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए मैं खाना चोरी की बात को जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब नहीं देती हो तो मैं तुम्हें अभी भी ट्रेन से फेंक दूंगा। किकी का चेहरा असहज हो गया। वह हिचकिचाई, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। क्या सवाल? तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता अल्फा स्क्वाड ग्रुप के मालिक हैं और डॉन प्रोजेक्ट में एक सहायक निवेशक हैं। क्या ये सच है? किकी ने अपना सिर झुकाया, उलझन में। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है? मुझे जवाब दो। राघव ने तेजी से मांग की। उसका कठोर व्यवहार यह साफ कर रहा था कि वह मजाक के मूड में नहीं था। किकी का व्यक्तित्व अप्रत्याशित था और उसकी नई मिली शक्ति ने उसे एक संभावित खतरा बना दिया था। अगर राघव ने अभी सीमाएं तय नहीं की तो उसे संभालना असंभव होगा। यहाँ तक कि पूनम, जो पास खड़ी थी, को भी घबराहट महसूस हुई। उसने चुपचाप सोचा कि उसे एहसास नहीं था कि राघव में इतनी निर्णायकता और तीव्रता है। ऐसे पलों में वह अपने साथी के बजाय एक आदेश देने वाले नेता की तरह लग रहा था। ये सच है, किकी ने झल्लाते हुए कहा। उसका लहजा नाराज था। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी असहनीय है। तुम हेलीकॉप्टर में कहाँ जा रही थी? मुझे सच में पता नहीं है, किकी ने अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि वह मकालू पर्वत की तरफ था। राघव ने उसे ध्यान से देखा। उसका लहजा धोखे वाला नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आगे पूछा, क्या तुम जानती हो कि हेलीकॉप्टर क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ? इस पर किकी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने सिर हिलाया। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। उसने अचानक नियंत्रण खो दिया और आसमान में कुछ लग रहा था। राघव की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। जैसा कि उसे संदेह था, भोपाल शहर के ऊपर विशाल बादल के गठन में कुछ सचमुच भयानक था। वह दम घोंटने वाली उपस्थिति ध्रुवीय रात के आने से भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, राघव ने आह भरी, किकी को एक जांच परख भरी नज़र से देखते हुए। तुम जवान हो, लेकिन तुम उन्नत तकनीक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखती हो। ऐसा क्यों है? किकी, जो तनाव में थी, इस सवाल पर थोड़ी ढीली पड़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। तुम मुझे कम आंकते हो। मैं अत्याधुनिक सूचना प्रणालियों में अच्छी तरह से जानती हूँ। ऑनलाइन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं पहुंच न सकूं। इस सब से पहले मैं स्टारफ्लीट के सबसे उन्नत भारी एकीकृत कवच के स्पेसिफिकेशन भी प्राप्त कर सकती थी। क्या तुमने मल्टी एपर्चर फेज एरे रडार के बारे में सुना है? या प्रायोगिक I-17 मल्टी लीफ प्लाज्मा तोप के बारे में? वे मज़ेदार खिलौने हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ जानती हूँ। उसने जारी रखा, अब उत्साह के साथ ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए। तुम्हारे 2028 मॉडल वेल 03 हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव को ही ले लो। ये लगभग एक दशक से सेवा से बाहर है और ट्रांसोसेनिक रेलवे के अशांति और उच्च लवणता वाले तूफानों से जूझता है। तुमने इसे सिर्फ 1000 किलोमीटर चलाया है और तुम समुद्री मार्ग से बहुत दूर हो। लेकिन भोजन, पानी, हवा, सूचना, रक्षा और चिकित्सा सामग्री, ऊर्जा की कमी को छोड़कर तुम मूल रूप से खाली हाथ शुरू कर रहे हो। क्या मैं गलत हूँ? पूनम ने पूरी तरह से अविश्वास में किकी की तरफ देखा। ये कल्पना करना मुश्किल था कि इस युवा लड़की के पास इतनी व्यापक जानकारी हो सकती है। अध्याय 31, मोटरसाइकिल सवार लड़की। राघव ने अपने सामने खड़ी आत्मविश्वास से भरी लड़की को रुचि से देखा और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई बेहतर योजना है। जरूर, किकी ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। अब जब हम सब एक ही नाव में हैं, तो भले ही मुझे तुम्हारे जैसे बुरे आदमी की मदद करने की परवाह न हो, मुझे अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए हम हरिपुर तक कैसे पहुंचेंगे? बताओ। किकी उसकी ओर मुड़ी और पूछा, तुम्हारी क्षमता मशीनों को नियंत्रित करने की है ना? राघव ने सिर हिलाया। सही है, बिल्कुल सही। किकी ने अपनी उंगलियां चटकाकर आत्मविश्वास दिखाया। मैं आरामबाग शहर के पास एक मिलिट्री चौकी के बारे में जानती हूँ। वहाँ ढेर सारी सैन्य सामग्री होनी चाहिए। अगर हम भाग्यशाली हुए तो तुम्हें रडार सिस्टम या एक संतरी सिस्टम भी मिल सकता है। कम से कम कुछ हथियार तो मिलेंगे ही। ये तो कल रात की तरह चाकू से कीड़े काटने से तो बेहतर होगा, है ना? ये सुनकर पास खड़ी पूनम हैरान होकर देखने लगी। एक मिलिट्री चौकी? तुम्हें ऐसी चीज के बारे में कैसे पता चला? मैं बहुत कुछ जानती हूँ, किकी गर्व से बोली और उसकी नज़र राघव पर टिक गई। तो क्या कहते हो? क्या हमें सहयोग करना चाहिए? राघव ने उसे देखा, उसकी हल्की मुस्कान अचानक बर्फीली हो गई। मैं मना करता हूँ। क्या? किकी अपनी जगह पर जम गई। वह साफ तौर पर हैरान थी। अभी कुछ देर पहले ही राघव काफी उत्सुक लग रहा था, तो अचानक उसका चेहरा इतना ठंडा क्यों हो गया था? तुम्हारा क्या मतलब है? उसने घबराकर पूछा। राघव की ठंडी आंखें उस पर टिकी थीं, जब उसने धीरे से कहा, मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे हेरफेर करना पसंद हो।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्षमता के जागृत होने से तुम्हें मेरा विरोध करने का अधिकार मिल गया है, तो इसे यहीं और अभी सुलझा लेते हैं। या तो जिंदा रहो या मरो, ये हमें आगे चलकर एक दूसरे पर अविश्वास करने से बचाएगा। ये सुनकर किकी दोषी महसूस करने लगी। कौन, किसने कहा कि मैं तुम्हारा विरोध करना चाहती हूँ? राघव थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आवाज़ अभी भी शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम्हें हरिपुर ले जा सकता हूँ। ये बस प्लेनेटरी ऑर्बिटल रेल पर एक और शहर है, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई सौदा करने या तुम्हारे लिए अलग से कोई काम करने का इरादा नहीं है। अभी बात हर दिन जीवित रहने की है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ तो इसलिए कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और क्योंकि तुम इस टीम में योगदान दे सकती हो। यहाँ कोई तुम्हारी सेवा नहीं करेगा और खाना सीमित है। हर किसी को अपना भार उठाना होगा। तुम्हें हरिपुर ले जाने से मुझे फायदा होगा या नहीं, मुझे परवाह नहीं। समझे? दूसरे लोग शायद राघव की सोच को संकुचित मान सकते थे, लेकिन इस सर्वनाश की दुनिया में तत्काल जीवित रहना लंबी अवधि के वादों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसे रोजाना जीवित रहने और ध्रुवीय रात से भागने पर ध्यान केंद्रित करना था। भविष्य के लाभ और समझौते बोझिल और ध्यान भटकाने वाले थे। ट्रेन में विशेष व्यवहार के लिए किकी का बातचीत करने का विचार, दूसरों से उसकी खातिरदारी करने की मांग करना पूरी तरह से गलत था। जबकि दूसरे उत्तरजीवी वादों से प्रेरित होकर सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, राघव उस तरह का इंसान नहीं था। उसके लिए कोई भी बेईमान व्यक्ति बेकार था, चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किकी को संकट का एहसास होना चाहिए था। नहीं तो अगर राघव समझौता कर लेता तो वह इसे उसकी क्षमताओं से डरना समझ सकती थी। चूंकि ऐसा ही था, उसने सोचा कि तुरंत ही अपनी स्थिति को सहयोगी या दुश्मन के रूप में स्पष्ट कर देना बेहतर होगा। किकी राघव को घूर रही थी, जो उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। किसी कारण से वह मुस्कान बिल्कुल भी गर्म महसूस नहीं हो रही थी। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि उस पर पीठ फेरने से उस मुस्कान के पीछे एक भयानक राक्षस सामने आ जाएगा, जो उसे पूरा का पूरा निगलने के लिए तैयार था। राघव के सख्त शब्दों का सामना करते हुए किकी की नज़र डगमगाने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिरकार उनकी नज़रें हट गईं। सोफे पर अपने घुटनों को गले लगाते हुए उसने एक छोटी बिल्ली की तरह उसे देखा। उसकी बड़ी आंखें चौड़ी और दयनीय थीं। ठीक है, क्या ठीक है? राघव की नज़र तीव्र रही। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। किकी अपनी उंगलियों से खेलने लगी। वह साफ तौर पर नाराज थी, लेकिन उसकी आवाज़ नर्म थी। बस मुझे भूखा मत छोड़ना। राघव स्टोर रैक की ओर गया, फल का एक डिब्बा और स्नैक्स का एक पैकेट निकाला और उसे किकी की ओर फेंक दिया। उसकी आवाज़ ठंडी ही रही जब उसने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम पहले कौन थी, लेकिन एक बार जब तुम इस ट्रेन में आ गई हो तो बेहतर होगा कि कोई और विचार न रखो। हर किसी के पास केवल एक ही जीवन है। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा, चाहे तुम कितनी भी उपयोगी क्यों न हो। ये सुनकर किकी की आंखें चारों ओर घूमने लगी। जब उसने उसे चोरी छिपे देखा, उसके विचार अज्ञात थे। उसने फल का डिब्बा खोला, एक टुकड़ा खाया, फिर चुप्पी तोड़ दी। मेरा नाम कृति है। क्या वह नाम भी नकली है? राघव ने पूछा। किकी थोड़ी शर्मा गई। नहीं, मैं हमेशा किकी नाम से जानी जाती हूँ। कृति मेरा असली नाम है। राघव ने सिर हिलाया, उसकी ईमानदारी दिखाने की कोशिश को पहचानते हुए, और उसका लहजा थोड़ा नर्म हो गया। मैं इसे तुम्हारी सद्भावना दिखाने का तरीका मानूंगा। क्या मैं एक अनुरोध कर सकती हूँ? किकी ने पूछा। बोलो। क्या मैं कोच नंबर 2 में रह सकती हूँ? किकी राघव और पूनम के साथ उसी कोच में नहीं रहना चाहती थी। हालांकि उसका व्यक्तित्व लापरवाह था, वह अभी भी 16 साल की लड़की थी और ऐसी बातों के बारे में थोड़ी संवेदनशील थी। कोई दिक्कत नहीं, राघव मान गया। लेकिन कोच नंबर 2 ज्यादातर खाली है। रहने लायक बनाने से पहले इसमें थोड़ा काम करना होगा। मैं खुद ही कर लूंगी। क्या? राघव की नज़र सख्त हो गई, उसका लहजा अमित्र हो गया। किकी ने जल्दी से खुद को ठीक किया, धीरे से बोलते हुए, मेरा मतलब है, मैं पहले तुम्हारी अनुमति लूंगी और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत होगी। टिल्डा। अब ये ठीक है। राघव किकी के मौजूदा रवैये से कहीं ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रहा था। एक कुछ हद तक दोस्ताना बातचीत के बाद राघव ने इस जटिल लड़की को अस्थायी रूप से समूह में स्वीकार करने का फैसला किया। पिछली रात उसके साथ लड़ने के बाद उसने उसके मूल्य को स्वीकार कर लिया था। हे टिल्डा। जब राघव जाने के लिए मुड़ा तो किकी ने मुंह बनाकर उसे पुकारा। बुरे इंसान, क्या तुम अभी भी उस मिलिट्री चौकी की जांच करना चाहते हो? राघव ने माथे पर बल डाला। कोई जाल तो नहीं है? किकी ने आंखें घुमाईं और आश्चर्यजनक रूप से अपना लहजा नरम किया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। राघव का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। वह बता सकता था कि इस बार उसके शब्द सच्चे थे। साथ ही उसने अपनी असीमित ट्रेन योजना का पुनर्मूल्यांकन किया, यह महसूस करते हुए कि इसमें अभी भी कई कमियां थीं।
हालांकि उसकी क्षमता ने उनकी ऊर्जा की समस्याओं को अस्थायी रूप से हल कर दिया था, लेकिन जब से वे निकले थे तब से जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था वे किसी भी बिजली आपूर्ति की समस्या से कहीं ज्यादा घातक थीं। तो जब किकी ने आरामबाग शहर के पास एक मिलिट्री चौकी का जिक्र किया तो राघव खुद को रुचि लेने से रोक नहीं पाया। उसे तुरंत ट्रेन के कवच और हथियारों को उन्नत करने की आवश्यकता थी। मोबाइल किले को भी बेहतर टोही सिस्टम की ज़रूरत थी, यहाँ तक कि उसे भी अपनी मैकेनिकल हॉर्स क्षमता को बढ़ाना था या ज़्यादा उपयोगी कौशल हासिल करने थे। राघव ने एक बार एक साधारण हेयर ड्रायर जैसी चीज़ से शक्तिशाली विंड कैनन कौशल प्राप्त किया था। अगर वह सैन्य ग्रेड हथियारों को निगल सकता तो कौन जानता था कि आगे क्या आश्चर्य मिल सकता था। ये सोचकर राघव ने सिर हिलाया। मैं ट्रेन के कवच और हथियारों को अपग्रेड करना चाहता हूँ। तुमने जिस मिलिट्री चौकी का जिक्र किया हम उसकी जांच करेंगे। हम आरामबाग शहर में भी आपूर्ति जमा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। किकी की आंखें चमक उठी जब उसने कोच नंबर 3 की ओर इशारा किया। क्या हम उस पर सवार होंगे? राघव ने माथे पर बल डाला। क्या तुम्हें इसे चलाना भी आता है? चीख, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? किकी थोड़ी मुड़ी, अपनी पतली कमर पर एक छोटा टैटू दिखाया, एक काला चश्मा पहने एक काली बिल्ली। उसके छोटे शॉर्ट्स और लंबे पैरों के साथ वह एक पनकिश आकर्षण बिखेर रही थी। क्या तुम मेरा पुराना उपनाम जानते हो? मोटरसाइकिल सवार लड़की बनने की चाहत। उफ, नहीं, ये लूना ब्लैक राइड था। ब्लैक टैक्सी सेवा। उफ, तुम बहुत ही असभ्य हो। अध्याय 32, धुंधला स्टेशन। इन्फिनिट ट्रेन पहाड़ों के बीच से गर्जना करते हुए आगे बढ़ रही थी। हालांकि कुछ ही देर में जो नज़ारा धीरे धीरे साफ होना चाहिए था वह सफ़ेद धुंध की घनी परत से छिप गया। कॉकपिट के अंदर पूनम रडार पर दिख रही स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। इतनी मोटी बर्फबारी और धुंध, कुछ तो गड़बड़ है। राघव ने आगे की धुंध पर अपनी नज़रें टिकाते हुए कहा, यह एक वरदान भी है। इतनी बड़ी ट्रेन के शहर में घुसने से निश्चित रूप से बचे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। ये धुंध हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाती है। पूनम ने असहजता से कोच नंबर 3 की ओर देखा, जहां किकी उत्साह से मोटरसाइकिल को ठीक कर रही थी। क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? राघव और पूनम के स्थापित रिश्ते की तुलना में किकी एक अप्रत्याशित मेहमान थी। वे दोनों उसके चारों ओर एक अबूझ दिखावे की परत महसूस कर सकते थे, इसलिए पूनम हमेशा उसकी बातों पर संदेह करती थी। राघव के चेहरे पर शांत और अपठनीय भाव थे जब उसने सपाट लहजे में जवाब दिया, वह एक समझदार इंसान है और जानती है कि यह ट्रेन मेरे बिना नहीं चल सकती। जब तक उसके पास जीवित रहने की कोई बेहतर रणनीति नहीं है, हमारे साथ सहयोग करना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है यदि वह जिंदा रहना चाहती है। ये सुनकर पूनम ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, राघव ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर कसकर चुंबन लिया। इस अचानक हरकत से वह शर्मा गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम क्या कर रहे हो? उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ शर्मीली लेकिन चंचल थी। राघव ने उसे प्रशंसा से देखते हुए कहा, मिस पूनम, पिछली रात के लिए धन्यवाद। उसके शब्द सुनकर पूनम हालांकि चुप थी, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी बाहरी सौम्यता के बावजूद वह हमेशा एक मजबूत इच्छाशक्ति वाली महिला रही थी जिसने सिर्फ एक सुंदर चेहरे के रूप में व्यवहार किए जाने से इनकार कर दिया था। इस जीवन मरण की स्थिति में राघव की स्वीकृति सुनकर उसे वैधता की गहरी भावना मिली। मुझे कम मत समझना, आखिर मैं अभी भी तुम्हारी शिक्षक हूँ। उसके लहजे में चंचलता की झलक थी, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसे एहसास हुआ कि उनके वर्तमान रिश्ते के बीच ये वाक्यांश कितना स्पष्ट लग रहा था। उसका चेहरा और गहरा लाल हो गया। राघव धीरे से हंसा। वास्तव में कहते हैं शिक्षक जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, और अब तुम सचमुच इस ट्रेन की मार्गदर्शक हो। क्लांग क्लांग, ट्रेन एक ट्रैक स्विच से गुजरी और धीरे धीरे एक धुंध से ढके स्टेशन के पास आने लगी। दृश्यता बेहद कम थी, मुश्किल से कुछ मीटर। स्टेशन पर खड़ी किसी भी ट्रेन से टकराने से बचने के लिए पूनम ने जल्दी से ब्रेक लीवर खींचा। मैं ट्रेन की रखवाली करने के लिए यहीं रुकूंगी, है ना? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, अभी हमारे पास बचाव के लिए ज्यादा विकल्प नहीं हैं। तुम यहाँ रुको तो मैं बेहतर महसूस करूंगा। हालांकि इसका मतलब था कि आपूर्ति की तलाश में एक व्यक्ति कम होगा। राघव इन्फिनिट ट्रेन, जो कि उनके जीवित रहने का एकमात्र साधन था, को बिना रखवाली के छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उनका सब कुछ ट्रेन में था, और पूनम, जो न तो एक क्षमता उपयोग करता थी और न ही सशस्त्र थी, उसके लिए इसकी रखवाली करना सबसे उपयुक्त था। पूनम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। राघव ने उसे देखा और जोड़ा, अगर कोई आपातकाल हो तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कॉकपिट में जाओ और ट्रेन शुरू करो। मैंने तुम्हें सिखाया था, याद है? उसी समय उसने उसे एक सफ़ेद रिमोट कंट्रोल दिया। यह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए आपातकालीन ब्रेक है। इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण स्थिति में रिजर्व पावर का उपयोग करके ट्रेन को शुरू या रोकने के लिए किया जा सकता है। ये पूनम कुछ देर के लिए चौंक गई।
उसके ट्रेन चलाने का विचार उसे हैरान कर गया, लेकिन इसने उसके दिल को गर्म भी कर दिया। वह जानती थी कि यह राघव के उस पर विश्वास का संकेत था। बिना किसी झिझक के उसने डिवाइस ले ली और एक दृढ़ भाव से उसे देखा। ठीक है, पूनम को निर्देश देने के बाद राघव ने समय देखा। ये शाम 4:50 बजे थे, रात होने से पहले लगभग 2 घंटे बाकी थे। बिना समय गंवाए वह कोच नंबर 3 की ओर चला गया। अब तक किकी पहले से ही मोटरसाइकिल पर बैठी थी। उसने राघव द्वारा तैयार किए गए गॉगल्स पहन रखे थे। अपने लंबे पैरों और पतली कमर के साथ वह बाइक पर आसानी से बैठी थी। उसके छोटे शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में एक पंथ बाइकर लड़की के अंदाज में उसे देखना आकर्षक था। अब बस तुम्हारा इंतजार है, लेकिन ध्यान रखना इसमें ज्यादा ईंधन नहीं है। राघव ने अपनी बेल्ट में एक छोटी सी ब्लेड डाली और टेलगेट को नीचे करने के लिए अपनी क्षमता को सक्रिय किया। वह मोटरसाइकिल के पास गया। किकी की पतली आकृति को देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इतनी मोटी धुंध में बहुत तेज मत चलाना। उफ, बकबक करना बंद करो। किकी ने उसे मजाक में नाराज होकर देखा और पिछली सीट को थपथपाया। चढ़ो जल्दी। राघव ने पिछली सीट पर चढ़ते हुए आह भरी। जैसे ही वह अपने हाथ कहाँ रखे इस पर हिचकिचाया, किकी ने उन्हें पकड़ा और अपनी पतली कमर पर रख दिया। एक आह के साथ उसने टिप्पणी की, कल तुम मुझे ट्रेन से उतारने के लिए इतने कठोर थे, लेकिन अब तुम मेरी कमर पकड़ने में शर्मा रहे हो। हम्फ, ढोंगी। राघव, बाहर का तापमान पहले ही जमाव बिंदु से नीचे गिर चुका था, लेकिन किकी अपने सामान्य पहनावे में रही, शॉर्ट्स और एक क्रॉप टॉप। उसके शरीर पर एकमात्र गर्म कपड़े एक बेसबॉल जैकेट थी। राघव के हाथ उसकी कमर पर थे, उसकी चिकनी कोमल त्वचा को महसूस कर रहे थे। वह छूने पर ठंडी थी और वह खुद से पूछने से नहीं रोक पाया, क्या तुम्हें ऐसे कपड़ों में ठंड नहीं लग रही है? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जैसे मेरे पास पहनने के लिए और कपड़े हों? उसने जवाब में कहा। इंजन शुरू करने से पहले उसे आंखें घुमाकर देखा। बाइक को गियर में डालकर और ब्रेक छोड़कर मोटरसाइकिल गर्जना करते हुए आगे बढ़ गई। इस बीच पूनम ने जल्दी से हाइड्रोलिक टेलगेट को वापस खींच लिया, सभी ब्लैकआउट पैनलों को नीचे कर दिया और अंदर की लाइट बंद कर दी। ट्रेन एक भूत की तरह धुंध में गायब हो गई, पूरी तरह से छिप गई। वो मोटरसाइकिल की हेडलाइट की सफ़ेद किरण घनी धुंध से होकर गुजरी, उन्हें एक शहर बंद सड़क पर ले गई। कोहरे की अजीब खामोशी में एकमात्र आवाज़ बाइक के इंजन की गर्जना थी। इसने धुंध में छिपे ज़ोंबी से कराहट पैदा की। सड़क पर परित्यक्त कारें बिखरी हुई थीं, उनकी छतों पर बर्फ जमी थी और हर जगह कचरा बिखरा हुआ था। जैसे ही राघव ने चुभती हवा महसूस की, उसकी चिंता गहरी हो गई। हालांकि ट्रेन के यात्री डिब्बों में एक हीटिंग सिस्टम था, लेकिन वे दशकों पुराने थे और कभी सक्रिय नहीं हुए थे। हीटिंग उपकरण की मरम्मत या नए स्थापित करना एक बड़ी परियोजना होगी। तब भी ऊर्जा की खपत उनके संसाधनों पर काफ़ी दबाव डालेगी। पिछली रात की लड़ाई ने पहले ही राघव को उसकी सीमाओं तक धकेल दिया था। यदि RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की रिजर्व ऊर्जा नहीं होती, तो सैकड़ों किलोमीटर तक गाड़ी चलाते समय विशाल कीड़े से लड़ने की उसमें ताकत नहीं होती। अत्यधिक ठंड ने उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा चुनौतियां पेश कीं। उसके सामने किकी ने अपने हैंडलबार पर अपना फ़ोन लगाया हुआ था, जिसमें एक नक्शा दिख रहा था जिसे उसने पहले ही सेट कर लिया था। हालांकि नेविगेशन सिस्टम अब काम नहीं करता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने रास्ते को याद कर लिया था। राघव खुद से पूछने से नहीं रोक पाया, तुम इस जगह से इतनी परिचित क्यों लगती हो? छी, मुझे दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान है। इस जगह में कुछ ही सड़कें हैं, ये कितनी जटिल हो सकती है। कसकर पकड़ो। इसके साथ उसने थ्रॉटल को घुमाया, बाइक को तेज कर दिया। हालांकि केवल कुछ 100 मीटर के बाद किकी ने अचानक ब्रेक लगा दिया। छी! टायरों की चीख खाली सड़कों पर गूंज उठी, जिसके बाद ज़ोंबी की बढ़ती हुई तेज आवाज़ें आने लगीं। क्या हुआ? राघव ने पूछा। किकी ने माथे पर बल डाला, आगे की घनी धुंध में घूर रही थी। आगे कुछ है। अध्याय 33, कोहरे का मकड़ा। घनी धुंध में ढकी सड़क भयावह रूप से शांत थी, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी लगभग रुक गई थी। राघव और किकी एक खुली सड़क पर आगे बढ़े, लेकिन अचानक उन्होंने मोटरसाइकिल रोक दी। राघव बुदबुदाया, कुछ ठीक नहीं है। उसे भी एक बेचैन करने वाली मौजूदगी महसूस हुई। उसने अपनी पीठ से छोटी ब्लेड निकाली और सतर्क हो गया। शह, प्लब प्लब। आवाज़ें दूर से आ रही थीं, जो लहरों के किनारे से टकराने जैसी एक बहरा कर देने वाली कर्कश ध्वनि में बदल गईं। शोर सुनकर उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। ज़ॉम्बी! राघव चिल्लाया। ऐसा नहीं लगता। इससे पहले कि वे और कुछ बोल पाते, आगे की धुंध से अचानक कुछ ज़ॉम्बी बाहर आ गए। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। ये उन ज़ॉम्बी से अलग थे जिनसे उसका पहले सामना हुआ था। उनकी त्वचा सड़ी हुई भूरी सफ़ेद थी, उनकी हरकतें अजीब तरह से तेज थीं। वे अपने चारों अंगों पर रेंग रहे थे और कूद रहे थे, इंसानों से ज़्यादा जानवरों जैसे लग रहे थे। इस नज़ारे ने तुरंत भोपाल शहर के शेल्टर में हुई अंकल राकेश की घटना की याद ताज़ा कर दी, उसी रात जब उसने किकी को बचाया था। एक पल में
ज़ॉम्बी की एक लहर पहले समूह के पीछे से आगे बढ़ गई। किकी का चेहरा पीला पड़ गया जब वह तेजी से चिल्लाई, पकड़ो। उसने ब्रेक छोड़ा और थ्रॉटल को तेजी से घुमाया। मोटरसाइकिल का पिछला पहिया डामर पर चीखने लगा और सफ़ेद धुएं का एक गुबार छोड़ दिया। आगे, बिना किसी हिचकिचाहट के, राघव ने अपना हाथ उठाया, सामने की ओर एक विंड कैनन दागी। हवा का झोंका हवा से गुजरा, एक झपटते हुए ज़ॉम्बी के सिर को उड़ा दिया। एक दर्दनाक चीखों का स्वर फूट पड़ा क्योंकि मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई, कई विकृत ज़ॉम्बी की पकड़ से बाल बाल बची। राघव पूरी तरह से सतर्क था। उसने एक हाथ से अपनी ब्लेड चलाई जबकि उसके दूसरे हाथ ने बेरोकटोक ज़ॉम्बी के झुंड के बीच से रास्ता बनाने के लिए विंड कैनन के विस्फोट किए। बैंग! एक और विंड कैनन ने एक महिला ज़ॉम्बी को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। जैसे ही उसका शरीर गिर गया, उसकी पीठ से एक काली कनखजुरा जैसी चीज़ बाहर निकली। ये देखकर राघव का चेहरा गहरा हो गया। ये साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। वह हैरान था। पिछले अनुभव से, ये भयानक प्राणी आमतौर पर केवल रात में ही दिखाई देते थे। तो फिर वे दिन के उजाले में क्यों बाहर निकल रहे थे? धत्तेरे की! किकी गाड़ी चलाते हुए अपने दांत पीस रही थी। उसने एक दर्जन ज़ॉम्बी को उनकी ओर आते देखा। एक हताश चाल में, उसने अपना हाथ लहराया, एक शक्तिशाली शॉकवेव को छोड़ा। बल ने आगे के ज़ॉम्बी को उड़ा दिया, जिससे मोटरसाइकिल के बचने के लिए एक रास्ता साफ हो गया। हालांकि राघव ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मोटरसाइकिल थोड़ी डगमगा रही थी और जब उसने किकी पर नज़र डाली तो उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ, जो हैंडलबार को पकड़े हुए थे, कांप रहे थे। उसने तुरंत मोटरसाइकिल का नियंत्रण लेने के लिए अपनी मैकेनिकल हॉट क्षमता को सक्रिय किया। जैसे ही किकी ने भ्रम में इधर उधर देखा, यह महसूस करते हुए कि बाइक अब उसकी बात नहीं मान रही थी, राघव ने उसे पिछली सीट पर खींच लिया और सामने की कमान संभाल ली। हे, तुम क्या कर रहे हो? इस धुंध में कुछ गड़बड़ है। अपनी क्षमता का लापरवाही से उपयोग करना बंद करो। हर उत्तरजीवी जानता था कि भयानक प्राणी रात में निकलते हैं। राघव ने सोचा था कि वह और किकी, दोनों क्षमता उपयोगकर्ता, किसी भी परेशानी को आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन इन विकृत प्राणियों ने उसे चौंका दिया था। ये प्राणी नियमित ज़ॉम्बी की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज थे। एक निहत्थे व्यक्ति के लिए प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं होता। इस एहसास ने राघव को अपनी योजना पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया। अगर इस तरह के प्राणी धुंध में दिखाई दिए तो ये पूरी तरह से संभव था कि इससे भी बड़े खतरे, जैसे पीला दानव या गहरा लाल विशाल कनखजुरा, भी सामने आ सकते हैं। मौके पर ही अपना मन बदलते हुए उसने घोषणा की, हम उस जगह पर नहीं जा रहे हैं जिसका तुमने जिक्र किया था। हम वापस लौट रहे हैं। किकी ने उनके पीछे आ रही ज़ॉम्बी की विशाल लहर को देखा। उसका चेहरा गंभीर था जब वह बुदबुदाई, और हम चीख चीख कैसे वापस जाएंगे? राघव ने रियरव्यू मिरर देखा, फिर नक्शे पर नज़र डाली। उनके रास्ते को वापस लेने के अलावा एकमात्र विकल्प शहर के चारों ओर की बाहरी सड़कों को लेना था। लेकिन उनके पीछे झुंड के साथ वापस मुड़ना एक विकल्प नहीं था। अचानक एक तेज सीटी की आवाज़ हवा में गूंज उठी। राघव की वृत्ति सक्रिय हो गई और उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ब्रेक लगाया और बाइक को मोड़ दिया। अगले ही पल ऊपर से भाले जैसी कोई चीज़ नीचे गिरी, जो उनके बगल में एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ के साथ ज़मीन से टकराई, जिससे कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़ गए। राघव को ठंडे पसीने छूट गए। अगर उसने नहीं मोड़ा होता तो वह शायद आर पार हो गया होता। यह क्या है? किकी चिल्लाए। मोटरसाइकिल के पिछले पहिए ने फिर से तेज होते ही चीख निकाली। लेकिन केवल कुछ मीटर आगे वही तेज सीटी की आवाज़ एक बार फिर गूंजी। सावधान! धड़ाम! एक और तेज छड़ जैसी वस्तु नीचे गिरी, जो राघव के फिर से मुड़ने पर उनसे बाल बाल बची। इस बार उसे बेहतर ढंग से देखने का मौका मिला। भाले छोटे काले बालों से ढके हुए थे, जो एक जीवित प्राणी के हिस्से से मिलते जुलते थे। ऊपर देखो! किकी ने राघव के कंधे को थपथपाते हुए दहशत में चिल्लाया। राघव ने ऊपर देखा। धुंध के ऊपर एक विशाल मकड़ी जैसी आकृति दिखाई दी। यह आसपास की इमारतों से बहुत ऊंची थी। इसके 6 अविश्वसनीय रूप से लंबे और पतले पैर प्रत्येक कम से कम 10 मीटर लंबे थे। उन पर बरसने वाले भाले स्पष्ट रूप से प्राणी के मकड़ी जैसे अंक थे। क्या बकवास है! राघव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने धीरे से अपशब्द कहा। कभी कभी ऐसा सचमुच लगता था जैसे किसी दुष्स्वप्न के बारे में बात करने से वह अस्तित्व में आ जाता है। विकृत मकड़ी इतनी बड़ी थी कि इसने अपने आसपास की इमारतों को खिलौनों जैसा बना दिया था। वह शुद्ध दुष्स्वप्न जैसी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने थ्रॉटल को घुमाया, मोटरसाइकिल को आगे की धुंध में तेजी से भेजा। हमेशा कीड़े या मकड़ियां ही क्यों? किकी राघव से कसकर चिपक गई, डर से कांपते और अपशब्द कहते हुए अपना चेहरा उसकी पीठ में छिपा लिया। राघव ध्यान केंद्रित रहा। उसका चेहरा तनाव में था क्योंकि वह धुंध से ढकी सड़क पर चल रहा था। धड़ाम 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 धड़ाम! मकड़ी ने स्पष्ट रूप से उन पर अपनी नज़रें जमा ली थीं। उसके लंबे अंग भयानक गति से आगे बढ़ रहे थे, धुंध से नीचे उतर रहे थे क्योंकि वह उनका पीछा कर रही थी। बाएं मुड़ो!
किकी चिल्लाए। राघव ने जल्दी से रास्ता बदल दिया। हमारे ऊपर। राघव ने फिर से ब्रेक लगाया। ऊपर से नीचे उतरते एक और अंग से बाल बाल बचा। लेकिन मकड़ी के पैर बेतुके रूप से लंबे थे, जिससे यह इमारतों के बीच आसानी से आ जा सकती थी। उसकी गति राघव से कहीं ज्यादा थी। धड़ाम 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 धड़ाम। कुछ ही पलों में प्राणी ने आगे के चौराहे को अवरुद्ध करने के लिए कई अंगों को बढ़ाया, मानो अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। धत्तेरे की। राघव ने विशाल मकड़ी को अपने विशाल शरीर को धुंध से नीचे करते हुए देखा, हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना हाथ उठाया, विंड कैनन दागने के लिए तैयार था। तभी एक कार के इंजन की गर्जना दूसरी दिशा से फूट पड़ी और चकाचौंध करने वाली सफेद हेडलाइट्स धुंध से होकर गुजरी। एक भारी संशोधित पिकअप ट्रक घटनास्थल पर आ गया, जो मकड़ी के कई अंगों से भारी बल से टकराया। टक्कर ने मकड़ी को संतुलन से हिला दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। पलक झपकते ही ट्रक उनके सामने रुक गया। क्लांग। ट्रक का पिछला हैच खुला और एक लड़की, जो 11 या 12 साल से ज्यादा की नहीं थी, चिल्लाई, अंदर आओ, जल्दी। राघव ने कोई हिचकिचाहट नहीं की। उसने बाइक को तेज किया और उसे सीधे ट्रक के मालवाहक हिस्से में चला दिया। छोटी लड़की ने ट्रक के किनारे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाई, चलो भाई। वूम। संशोधित पिकअप गर्जना करते हुए चला गया, एक पल की भी देरी किए बिना तेजी से चला गया। मकड़ी, साफ तौर पर चतुराई से चकमा दिए जाने पर गुस्से में थी, उसने एक कानफाड़ चीख निकाली। उसके 6 पैर जमीन से टकराए क्योंकि उसने भयानक गति से पीछा करना शुरू कर दिया।